ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा और सभी गांव वाले सतेश्वर महाराज के शिविर पर पहुंच गए। पीछे पीछे उनके पिता भी, रामकिशन भी। खैर, वार्तालाप होता रहा। बाबा ने सतेश्वर के पिता को ही बुला लिया कि आओ, तुम भी आगे आओ। सतेश्वर बोला, ये कौन है? समझ तो गया सतेश्वर के उसका पिता है। बाबा ने कहा, तुम ही बताओ कौन है ये? ये मेरे दोस्त के पिता हैं, जिन्होंने अपने बेटे को बचपन में घर से, गांव से मनूस कह के निकाल दिया था। बताओ प्रेम सैनिकों, क्या माता पिता पर विश्वास करना चाहिए जो अपने बच्चे को इस तरह से घर से निकाल दें? उसके पिता रामकिशन कहने लगे कि मैं उसी की माफी मांगने आया। सतेश्वर कहने लगा, माफी नहीं मिल सकती। बाबा ने कहा कि भाई, फिलहाल तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे दोस्त के पिता हैं, तो इनके बेटे से इन्हें मिला दो, एकांत में मिला दो, सबके सामने मत मिलाओ। ये उससे अपनी माफी मांग ले। माफ करना ना करना इनके बेटे के ऊपर है, कि वो इन्हें माफ करे ना करे। सतेश्वर ने दो टूक जवाब दिया कि फिलहाल ऐसा नहीं हो सकता और आप सभी लोग यहां से जाएं। और जितने भी गांव वाले आए हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए, इनके बच्चों ने शपथ ली है कि वो परिवार से कोई वास्ता नहीं रखेंगे और फिलहाल आप लोग जाएं। खैर, बाबा ने सभी को लिया वापस। अगले दिन जो कपड़ा मिल का टेंडर मिलना था, वो कमिश्नर के कहे अनुसार दूसरे को मिल गया। सतेश्वर महाराज की सेविका ने आके उन्हें खबर दी कि जी वो टेंडर तो उन्हें मिल गया, अब बलवंत जी और कुलकर्णी को पता लगते देर नहीं लगेगी और उनका गुस्सा देखने काबिल होगा। ये बात जिक्र कर ही रहे थे, इतने में बलवंत कुलकर्णी के पास पहुंचे। कुलकर्णी बलवंत के पास पहुंचे कि लो जी, अपनी हार का जश्न मनाओ, टेंडर दूसरे को अलाउट हो गया। अब बलवंत जो थे पुलिस वालों को लेकर पहुंच गए सतेश्वर महाराज के आश्रम पे। काहे के लिए? कि जी ये फ्रॉड है, इसने अपने गुरु को मारा, गुरु की हत्या की। गुरु की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार करवाने के लिए बलवंत जी पांच छह पुलिस वालों को लेकर पहुंच गए। पुलिस वाले जाके कहने लगे बलवंत के सतेश्वर महाराज, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है कि तुमने अपने गुरु की हत्या की। सतेश्वर महाराज कहने लगे कि कुछ साक्ष्य भी है या जबरदस्ती किसी के कहने में आप आ गए? बलवंत कहने लगा, नहीं, हमारे पास साक्ष्य है। जिस बंदे ने तुम्हें देखा था हत्या करते हुए, खाई में धक्का देते हुए अपने गुरु को, वो हमारे साथ है। खैर जी, उस बंदे को बुलाया गया, उस बंदे को भी साथ लाए थे। वो बंदा आके मुकर गया कि जी मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे से तो कुछ साथियों ने मिलकर जबरदस्ती रिपोर्ट कराई थी सतेश्वर महाराज के खिलाफ, और जब वो रिपोर्ट झूठ निकली तो मैं गायब हो गया। पुलिस वाले कहने लगे कि बलवंत जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी।
सतेश्वर कहने लगा, अरे हुआ क्या, ये अपनी हार का इल्जाम दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं। असल में इन्होंने कपड़े की मिल का टेंडर भरा था, वो टेंडर किसी और को मिल गया। इन्होंने मेरे से कहा था कि सिफारिश करो मेरे बारे में, मैंने वो नहीं की क्योंकि इनकी मिल इस काबिल ही नहीं है कि इतना बड़ा टेंडर का काम ले सके। इनकी मिल की गुणवत्ता फेल हो गई, इसलिए ये मेरे से दुश्मनी निकालने के भाव से ये सब झूठे इल्जाम लगा रहे। खैर पुलिस वालों को कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए पुलिस वाले निकल गए। अब रह गए बलवंत और सतेश्वर। बलवंत कहने लगा, मैं सतेश्वर तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तू मेरी अगली चाल का इंतजार कर। सतेश्वर कहने लगा, बलवंत जी मुझे पहले दिन से ही पता थी, जिस दिन तुम मुझे कागज पत्तर दिखाने आए थे मेरे खिलाफ, मैंने उसी दिन उस आदमी को अपने पक्ष में कर लिया था, इसलिए तुम्हें मुंह की खानी पड़ी। फिलहाल तो आप जा सकते हैं। बलवंत से धमकी देते हुए वहां से निकल लिए। अब कुलकर्णी के आदमी सतेश्वर महाराज की चौकसी करने लगे। अब सर उनके जाते के साथ ही सतेश्वर महाराज कहने लगे कि भाई बलवंत भी को भी कम मत समझो, अब दूसरी चाल क्या चलेगा कोई अंदाजा नहीं, और चलेगा तो भयंकर ही चलेगा। इसने तो आज हमें अरेस्ट तक कराने की नौबत ला दी थी कि फिलहाल बोरिया बिस्तर समेत तो यहाँ से और नासिक के लिए प्रस्थान करेंगे रातों रात। सभी सैनिकों से कहो तैयारी कर लें। आदेश हो गया सभी सैनिकों में। अब जो लोग शिरडी के थे, नए नए भर्ती हुए थे, वो कहने लगे भाई एक बार अपने माँ बाप से तो मिल लें। सतेश्वर महाराज का आदेश हुआ कि नहीं, कोई नहीं मिलेगा किसी से भी, अब चलो सीधे। तुमने कसम खाई है और तुम्हारी भविष्य के लिए लेके चल रहा हूँ, कोई नहीं मिलेगा। ये बात कुलकर्णी के आदमियों ने सुन ली कि जी सतेश्वर महाराज रातों रात प्रस्थान कर रहे हैं नासिक के लिए। कुलकर्णी के आदमियों ने पूरे गांव में खबर फैला दी, अपने बच्चों से मिल लो, रोक लो, नहीं तो वो ले जाएगा नासिक सबको यहां से भगा के। पहुंचे सारे इकट्ठे होके, द्वारका माई बाबा के पास के साईं से चले, साईं कुछ रास्ता दिखाएंगे। पता लगा साईं द्वारका माई में नहीं है, वहां पर रामकिशन बैठे कि साईं तो किसी दूसरे गांव में किसी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए गए। पीछे पीछे कुलकर्णी भी पहुंच गए तानाकसी करने। देखा तुम्हारा फकीर भाग गया, बीच रास्ते में छोड़ के, जब उसकी असली जरूरत थी तब भाग गया। उधर बाबा पास के ही किसी गांव में गए थे कि कोई बीमार था, उसकी देखने के लिए। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। शिरडी से प्रस्थान नासिक के लिए जो रास्ता जाता है उस रास्ते पे घेर लिया। उधर सतेश्वर महाराज अपने सारे सैनिकों को बंदी बनाकर, एक तरह से चारों तरफ से रास्ते का घेरा बनाकर, और लेके अपनी सेना को चल दिए नासिक के लिए प्रस्थान। बीच में मिले गांव वाले, दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई। हाथापाई की नौबत आ गई, हाथापाई की नौबत आ गई। इतने में प्रकट होते हैं बाबा। दूर से धूल उड़ती नजर आ रही है, सबके आंखें चुंधिया गई। जो रात का अंधेरा हो रहा था, चंद्रमा निकल आया, वो अंधेरा छट गया। दूर से बाबा आते हुए दिखाई दिए। सब अपनी अपनी जगह जड़ होकर रह गए, फ्रीज होकर रह गए सामने से बाबा को आते देख के। तो दोस्तों फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।